वेलकम टू वैशालीज वर्ल्ड और मैं हूँ वैशाली मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आज काफ़ी दिन के बाद लाइक 9 to 10 डेज़ के बाद मैं आज वीडियो लेकर के आई हूँ। मैं अब क्या करती हूँ, हर वीक रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, अभी हर वीक में डाल देती हूँ। हर वीक में एक वीडियो तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन इस बार एक वीक से कुछ टाइम ज़्यादा हो गया है, तो सॉरी फॉर दैट। तो आज मैं लास्ट चैप्टर इंग्लिश प्रोज क्लास 11th यूपी बोर्ड का लास्ट चैप्टर जो कि है इंग्लिश का, दैट इज़ ऑन एन अफ्रीकन रिवर, वो लेकर के आ चुकी हूँ और बहुत मस्त चैप्टर होने वाला है इसमें। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अफ्रीकन रिवर चैप्टर ये लिखा है, इट इज़ रिटन बाय लिविंगस्टोन, डेविड लिविंगस्टोन। तो देखते हैं महाशय ने क्या क्या बोला है, क्या चीज़ें बताई हैं इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि क्या करना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं आप तो आपको सब्सक्राइब करना है, फिर लास्ट तक वीडियो देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे आप लाइक करना है, प्लस बेल आइकन को भी हिट कर देना है ताकि नए वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो उसको भी आपको देखना है। अगर जल्दी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को हिट करना है। प्लस शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, फैमिली फ्रेंड सबके साथ शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये काम करेंगे हम। उसके बाद अब ठीक है, अब वेस्ट नहीं करते हैं टाइम आपका, बढ़ते हैं आगे और एंजॉय करते हैं अपना चैप्टर, अच्छे से समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑन एन अफ्रीकन रिवर। जैसे कि हम सारे चैप्टर्स में करते हैं, फर्स्ट हम क्या करेंगे, पैरा रीड करेंगे, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी और जो भी डाउट होता है हमें कहाँ पूछना है, आप सबको सारी चीज़ें पता हैं, वैसे वही चीज़ हम इस भी वीडियो में करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक पैरा इम्पॉर्टेंट है और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, वो हम सबको पता है। तो स्टार्ट करते। सो फर्स्ट पैरा में दिया गया है, ऑन द 11th November of November 1853 I took boat on the Shob, a river flowing into the Zambezi. The chief came to the river to see that all was right at parting. He even lent me his own canoe, and as it was broader than those I had used before, I could turn about in it with ease. The Shob shawns with hippos. Among these are certain elderly males which have been driven out of the herd and have become soured in their temper and so ill-natured that they attack every canoe that passes near them. The herd is never dangerous except when a canoe passes into the midst of it when all are asleep. Then some of them may strike the canoe in terror. To avoid this, the traveler is advised to steer always near the bank by the day and in the middle of the stream by night. As a rule, hippos flee when they see a man. The solitary males, however, like the elephant driven from the herd, are very dangerous. We came at this time upon a canoe which had been smashed to pieces by a blow from the hind foot of one of them. तो ये मैंने रीड किया है फ्रॉम फर्स्ट पैरा ऑन दी 11th of November से लेकर के थर्ड पैरा जो कि है हिंड फुट ऑफ वन ऑफ देम। तो यहाँ तक हमने रीड कर लिया है। अब देखते हैं जल्दी से कि ये पैरा क्या कह रहा है और इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम लोग साथ में समझेंगे। तो ये जो मैंने रीड करा इसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका मतलब है, इसमें लेखक कह रहे हैं 11 नवंबर 1853 को मैं चोब नदी पर जो जम्बेजी में बहती है एक नाव में सवार हुआ। प्रधान यह देखने के लिए कि विदाई के समय सभी ठीक ठाक हैं नदी पर आए। उन्होंने मुझे अपनी डोंगी क्या होता है, एक लंबी सी बहुत नैरो सकरी सी नाव होती है, भी उधार दे दी। और चूंकि यह उन नावों से चौड़ी थी जिन्हें मैं पहले प्रयोग किया करता था, इसलिए मैं आराम से इसमें इधर उधर मुड़ सकता था। चोब नदी में दरियाई घोड़े बड़ी संख्या में घूमते फिरते हैं।
इनमें से कुछ बड़ी आयु के वे नर होते हैं जिन्हें पशुओं के झुंड में से भगा दिया जाता है और वे स्वभाव से बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और इतने ज़िद्दी स्वभाव के हो जाते हैं कि वो प्रत्येक उस नाव पर आक्रमण कर देते हैं, मतलब अटैक कर देते हैं जो उनके पास से गुजरती है। पशुओं का झुंड कभी खतरनाक नहीं होता, केवल उस समय को छोड़कर जब कोई नाव इनके झुंड के बीच से उस समय गुजरे जब ये पशु सोए हुए हों, जब आराम कर रहे हों। उस समय इनमें से कुछ भय के कारण नाव पर वार कर सकते हैं। इससे बचने के लिए यात्री को सलाह दी जाती है कि वे दिन के समय नाव को किनारे के पास और रात को नदी के बीचों बीच चलाएं। नियमानुसार दरियाई घोड़े जब किसी मनुष्य को देखते हैं तब भाग जाते हैं। अकेले नर पशु उस हाथी के समान बहुत खतरनाक होते हैं जिसे झुंड से निकाल दिया गया हो। इस समय हमने एक ऐसी नाव को देखा जिसे इन पशुओं में से किसी एक ने पिछले पैर के एक धक्के से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तो बस यही चीज़ बोली गई है जो मैंने फर्स्ट पैरा बताया इसमें। अब बाकी आगे का वैसे ही पढ़ेंगे, पहले रीड कर लेंगे सेकंड वाला पैरा भी और फिर उसका एक्सप्लेन कर देंगे। इस पैरा में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ तुरंत ही कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे और उस पर मैं रिप्लाई करूँगी और हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड पैरा। I was told by my men that if our canoe were attacked, the proper thing to do was to dive to the bottom of river and to hold on there for a few seconds. The hippo, it seems, after breaking our canoe, after looks on the surface for the people, and if he sees none, he soon moves off. One of these bachelors, as the hippos drive from the here are often called actually, came out of his lair and putting his head down ran with a very considerable speed after some of our men as they were passing. One cannot tell the numbers in a herd, for they are almost always hidden beneath the waters. But as they require to come up every few minutes to breathe, if heads keep coming up all the time, then the herd is supposed to be large. The young, when very little, take their stand on the neck of the mother, and the small head rising above the large comes soonest to the surface. The mother, knowing that her calf cannot wait so long under water, comes more often to the surface when she is in charge of the young than she does at the other times. तो मैंने ये सेकेंड पैरा भी रीड कर लिया है और मैंने सेकेंड पैरा लिया है आई वॉज टोल्ड माई मैन दैट शी डज एट अदर टाइम्स। तो यहाँ तक अब इसे रीड कर चुकी हूँ मैं, अब अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ और समझना है, साथ में समझते हैं इसे। सो लेट्स सी कि सेकेंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है। तो इसमें लेखक कह रहे हैं, मेरे साथियों ने मुझे बताया कि अगर हमारी नाव पर आक्रमण किया जाए तब यह सही होगा कि हम नदी की तली में डुबकी लगा लें और कुछ सेकंड तक वहीं रुके रहें। ऐसा मालूम होता है कि हिप्पो किसी नाव को तोड़ने के बाद फिर सतह पर मनुष्यों की तलाश करता है और यदि उसे कोई नहीं दिखाई देता तब वो जल्दी ही वहाँ से आगे चला जाता है। इन बैचलर्स मतलब कुंवारों में से एक, जैसे कि झुंड में से निकाले हुए दरियाई घोड़ों को बहुधा कहा जाता है, वास्तव में अपनी फीमेल से अपने मांस से निकला और अपना सिर नीचे की ओर रखकर काफ़ी तेज़ स्पीड से हमारे उन साथियों के पीछे दौड़ा जो वहाँ से गुजर रहे थे। कोई भी व्यक्ति एक झुंड में पशुओं की संख्या नहीं बता सकता क्योंकि वो लगभग हमेशा पानी के नीचे छुपे रहते हैं, लेकिन क्योंकि प्रत्येक चंद मिनटों में बाद सांस लेने के लिए उन्हें ऊपर आना पड़ता है तब वो झुंड का बड़ा दिखाई पड़ता है। मतलब पूरा झुंड पता चलता है कि कितना बड़ा है जब वो सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आते हैं। बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तब वो अपनी माँ की गर्दन का सहारा लेते हैं और बड़े सिर के ऊपर उठाकर एक छोटा सिर जल्दी से सतह पर दिखाई पड़ता है, यह जानते हुए कि उसका बच्चा पानी के अंदर अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। बच्चे की माँ जब तक वो बच्चे की देखभाल करती है दूसरा अवसरों की अपेक्षा
अधिक बार सतह पर आती है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं हमारे सेकेंड पैराग्राफ में, जो कि लेखक ने बताया है कि जो भी ग्रुप उनका कितना बड़ा है, उनका झुंड कितना बड़ा है, ये हमें पहले पता नहीं चलता है, क्योंकि सब क्या होता है, पानी के अंदर छुपे रहते हैं। लेकिन कब हमें पता चलता है कि इनका झुंड कितना बड़ा है, जब वो पानी से, क्योंकि वो बहुत देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं, सांस लेने के लिए उन्हें ऊपर आना पड़ता है, पानी की सतह से ऊपर अपना मुंह निकालना पड़ता है। तो जब वो मुंह निकालते हैं, एक के बाद एक मुंह निकालता रहता है ऐसे सांस लेने के लिए, तब पता चलता है कि इनका ग्रुप कितना ज़्यादा बड़ा है। तो यही चीज़ है सेकंड पैराग्राफ में। बाकी अगर इसमें भी कोई डाउट होता है तो जल्दी से पूछ लीजिएगा, डाउट के साथ आगे बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। तो अब कंप्लीट हो गया है हमारा पैराग्राफ सेकंड भी। अब आते हैं पैराग्राफ थर्ड पर। द नंबर ऑफ क्रोकोडाइल्स इज़ वेरी ग्रेट एंड दिस रिवर they are more savage than in some others. Every year, many children are carried off, for in spite of the danger when they go down for water, they must always play a while. Many calves also are lost, and it is seldom that a number of cows can swim over without someone being seized. The crocodile is said by the native to strike the victim with its tail and then to drag him in and drown him. When the crocodile is lying in the water watching for prey, his body cannot be seen. It could never help shuddering when I saw my men swimming across these streams after once seeing a poor fellow caught by the things and taken below. He kept his wits about him, however, as nearly all the natives do when in danger, and having a small square rugged-edged spear with him when dragged to the bottom, he gave the crocodile a stab behind the shoulders. Starting back in pain, the creature left him, and he come out with the deep marks of reptile's teeth upon his thigh. Here the people have no ill feelings towards person who have met with such an adventure, but in some tribes, if a man is beaten, or if he has even had water splashed over him by the reptile's tail, he is driven out of the tribe. तो ये रीड कर लिया है मैंने पैरा थर्ड। तो अब समझ लेते हैं क्या कह रहा है पैरा थ्री। इसमें बोल रहे हैं कि मगरमच्छों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इस नदी में वो दूसरे नदियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं। बहुत से बच्चे खतरे के होते हैं हुए भी जब वे पानी के लिए नीचे जाते हैं, और जबकि वहाँ उन्हें थोड़ी देर खेलना चाहिए, लेकिन हर साल वो बहुत से मगरमच्छों के द्वारा ले जाए जाते हैं। बहुत से बछड़े भी खो जाते हैं, और ऐसा तो बहुत कम होता है कि अनेक गायें तैरें और कोई भी ना पकड़ी जाए। देशवासियों के द्वारा यह कहा जाता है कि मगरमच्छ अपनी पूंछ से अपने शिकार पर वार करता है और फिर वह उसे खींचकर दबोच कर ले देता है। जब मगरमच्छ अपने शिकार की तलाश में पानी में लेटा हुआ होता है, तब उसका शरीर दिखाई भी नहीं पड़ता है। मैं भय से कांपे बिना नहीं रह सका जब मैंने अपने एक बेचारे साथी को किसी के द्वारा पकड़ा हुआ तथा नीचे ले जाता हुआ देखा, और अपने दूसरे साथियों को इन नदियों के आर पार तैरते हुए देखा। फिर भी उस बेचारे साथी ने अपनी बुद्धि से काम लिया, जैसा कि खतरे में होने पर सभी देशवासी करते हैं। उसके पास एक छोटा चौकोर खुरदरी भाला था। जब उसे तली तक घसीट लिया गया, तब उसने कंधे के पीछे से मगरमच्छ पर एक आघात किया। दर्द की वजह से पीछे मुड़कर उस जंतु ने उसे छोड़ दिया और वह बाहर आ गया, और उसकी थाई पर उस रेंगने वाले जंतु के द्वारा दांतों के बहुत ज़्यादा गहरे निशान थे। यहाँ जनता के मन में उन लोगों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती जो ऐसे साहसी कार्य करते हैं, लेकिन कुछ जातियों या वर्गों में अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार दांतों से काट लिया जाता है, या उसे उस रेंगने वाले जंतु की पूंछ के ऊपर पानी भी छिड़क दिया जाता है,
तब उसे जाति या वर्ग से निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस पैरा में यही बताया है लेखक ने कि कैसे उसके एक फ्रेंड को एक क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ खींच के ले जा रहा था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी से काम करा और उसके पास एक भाला था जिससे उसने उनसे ऊपर क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक किया। दर्द की वजह से उसने उसको छोड़ दिया और वो बच गया अपनी बुद्धिमानी की वजह से। तो ये था हमारा थर्ड पैराग्राफ जिसे समझ लिया है हमने, और इसे भी अच्छे से समझिएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आपको पता है क्या करना है, कोई भी डाउट होता है तो आपको पता है क्या करना है। अब आते हैं अपने फोर्थ पैराग्राफ की तरफ। मैं रीड करी हूँ उसको, और यहाँ पे मैंने वन नाइट वी स्लेप्ट से लेकर के यंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंट तक लिया है। तो मैं इसे पहले रीड कर ले रही हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay. One night we slept at a spot from which two broods of crocodiles had just come out. We had seen many young crocodiles as we came up the river, sunning themselves on sandbags in company with the old crocodiles. So this seems to be their times of coming forth from the nests. Our fire was made in one of the deserted nests. These were strewn all over with broken shells. At one place, we saw 60 eggs taken out of a single nest. The eggs are about the size of those of a goose, and the white shell bends a little when it is pressed. The distance from the water to the nest was about 10 feet. And there were signs of this spot having been used for a nesting place in our former years. A broad path led up from the water to the nest. The mother, it was said by my companions after laying the eggs, cover them up and leave them. She returns afterwards to help the young out of confinement. तो ये हो गया हमारा फोर्थ पैरा की रीडिंग हो गई। और अब देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं इस पैरा में लेखक। फिर अब देखते हैं क्या कह रहा है। एक रात को हम किसी एक स्थान पर सोए जहाँ से मगरमच्छ के 2 बच्चे तभी बाहर आए थे। जब हम नदी के पास आए तब हमने बहुत छोटे छोटे मगरमच्छों को देखा जो रेतीले किनारों पर अपने बड़े मगरमच्छों के साथ में धूप सेक रहे थे। ये उनका वो समय मालूम पड़ता है जब वो अपने घोंसले से बाहर आते हैं। इन निर्जन घोंसलों में से एक घोंसले में हमने आग लगाई। यह घोंसले सारी जगह से में टूटे हुए खोल के साथ फैले हुए थे। एक जगह पर हमने एक घोंसले में से 60 अंडे निकाले। ये अंडे लगभग कलहंस नामक पक्षी के अंडों के आकार के थे और सफ़ेद खोल को दबाने पर वह थोड़ा सा झुक जा रहे थे, बेंड हो जा रहे थे। पानी से घोंसले की दूरी लगभग 10 फुट थी और वहाँ ऐसे चिन्ह थे जिससे पता लगता था कि पहले के वर्षों में ये इस स्थान को घोंसले बनाने के स्थान के रूप में यूज़ किया गया है। पानी से घोंसले तक एक चौड़ा रास्ता जाता था। मेरे साथियों के द्वारा यह कहा जाता था कि फीमेल अंडे मतलब मादा अंडे देने के बाद उन्हें ढक देती थी और वहाँ छोड़ देती थी। फिर वह अपने बच्चों को जेल घोंसले से मुक्त कराने के लिए लौटती थी। तो इस वाले पैराग्राफ में लेखक ने कुछ एक चीज़ बताई है जहाँ पे वो एक जगह पे सोए हुए थे। उस जगह पर उन्होंने क्या क्या चीज़ देखी उस चीज़ का वर्णन उन्होंने किया है, बताया है कि मैंने वहाँ पर इन लोगों ने क्या क्या देखा। वहाँ ऐसा था बहुत सारे मगरमच्छ छोटे छोटे बच्चे उनके धूप सेक रहे थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे घोंसले देखे वहीं पर, जिससे उनको ये पता चला कि पहले बहुत टाइम के पहले वहाँ पर यूज़ किया जाता था उस जगह को सिर्फ घोंसले की तरह, जहाँ पर फीमेल जो थी वो एग दे करके अपना चली जाती थी। फिर उसके बाद बच्चे को एग से निकालने के टाइम पर मतलब हैचिंग कराने के टाइम पर ही वहाँ पर वापस आती थी। तो ये चीज़ बताई है लेखक ने, राइटर ने यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ 4 पे में। तो आई होप ये वाला पैरा भी आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पैरा की तरफ, दैट इज़ आर 5th पैरा। तो उसे भी हम पहले रीड करेंगे, उसके बाद में अच्छे से समझ लेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैरा। तो इस पैरा को मैंने लिया है, फिश इज़ द चीफ फूड ऑफ क्रोकोडाइल्स टू
लास्ट लाइन जो है वंस हर्ट इज़ नेवर फॉरगॉटन तक। तो रीड कर लेते हैं इसे, इसके बाद में देखते हैं। तो पैरा नंबर 5 पर आ रहे हैं। फिश इज़ द चीफ फूड ऑफ क्रोकोडाइल्स बोथ स्मॉल एंड लार्ज, and in catching these they are much assisted by their broad scaly tails. Sometimes a crocodile, seeing from the other bank a man in the water, rushes across the stream with wonderful speed. This speed is shown by the high ripple it makes on the surface. The ripple, of course, is caused by crocodiles' rapid motion at the bottom. They seldom leave the water to catch prey, but they often come out by day to enjoy pleasure of a river. Once a small one about 3 feet long made a dash at my feet and caused me to rush quickly in another direction. But this unusual, for I never heard of a similar case when employed in looking for food. They keep out of the lights, fishing chiefly by night, and when eating, they make a loud champing noise which once heard is never forgotten. तो ये मैंने रीड कर लिया है पैरा 5। ये मैं रीड कर चुकी हूँ पैरा 5। इसके बाद अब समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मगरमच्छ का मेन भोजन छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की मछलियां हैं और इन्हें पकड़ने में चौड़ी चमड़े की परत से ढकी हुई उनकी पूंछ और बहुत सहायता करती है। कभी कभी कोई मगरमच्छ दूसरे किनारे से किसी व्यक्ति को पानी में देखकर नदी के पास आश्चर्यजनक रफ्तार से दौड़ता है। इस रफ्तार का पता उन छोटी ऊंची लहरों से लगता था जो रफ्तार के कारण पानी की सतह पर बनती थी। वास्तव में यह लहर मगरमच्छ के तली में बहुत तेज़ स्पीड से चलने के कारण बनती थी। अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो मुश्किल से ही पानी को छोड़ते थे, लेकिन वो बहुधा नदी का आनंद लेने के लिए दिन में बाहर आते थे। एक बार एक छोटे जंतु ने, जो लगभग 3 फुट लंबा था, मेरे पैर पर पानी का छींटा मारा और मुझे दूसरी दिशा में तेज़ी से दौड़ा दिया। किंतु ऐसा असाधारण होता है क्योंकि मैंने ऐसा मामला कभी सुना नहीं। मगरमच्छ जब भोजन की तलाश में लगे होते हैं तब वो प्रकाश से दूर रहते हैं। वो मछली का शिकार मेनली रात में करते हैं। जब खाते हैं तब जोर का चबाने जैसा शोर करते हैं, जो अगर एक बार सुन लिया जाए तो कभी भी भूला नहीं जा सकता। तो ये था हमारा पैराग्राफ 4, जिसमें उन्होंने बताया है किस तरीके से छोटी बड़ी सारी मछलियों को अपने खाने की तरह यूज़ करते हैं और वो रात में मेनली शिकार करते हैं और उसे खाते हैं। तो टाइम पर ऐसा शोर होता है जिसे अगर सुन लिया जाए तो कभी भूला नहीं जा सकता। तो ये था हमारा पैराग्राफ 4। हमने सारे ही पैराग्राफ्स कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो गया है। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो देखते हैं उसको। आई होप ये चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो भी आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जस्ट अपना क्वेश्चन डालना है और उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको बहुत क्लियरली। कुछ भी बिल्कुल सिंपल सा बनता है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन मैंने किया नहीं समझ में आया आप आस्क करो, ठीक है, फिर से आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका और अच्छी वे में, ठीक है। तो बिल्कुल भी डाउट्स के साथ में आगे नहीं बढ़ना है, तो ठीक है। बाकी सारी बातें हो चुकी हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। तो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि अब ऐसा मैं कर पाऊँ, वीक में 2 वीडियोज़ में पोस्ट कर दूँ कैसे भी करके। तो जल्दी ही ऐसा होने वाला है, वीक में 2 वीडियोज़ आपको मिलेंगी। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, मैं मैनेज कर रही हूँ टाइम। प्लस अगर आप मुझे पर्सनली जानना चाहते हैं तो मेरा सेकेंड चैनल जो कि है वैशालीज फैब कॉर्नर, बहुत स्लिप हो रही है आज तक मेरी, पता नहीं क्या हुआ सुबह से। तो वैशालीज फैब कॉर्नर आप उसे सब्सक्राइब करिए और वहाँ यू कैन सी माई मैनी ऑफ द इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो ये हो गई हमारी पूरी बात। बाकी बाय बाय, आई विल कम विद न्यू वीडियोज़।